हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। और चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। जैसे कि अपन बायोलॉजी सब्जेक्ट को प्रारंभ कर रहे हैं, तो अपने को बायोलॉजी विषय की जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो बायोलॉजी जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी बायोस और लोगोस। बायोस से मतलब है लाइफ, यानी जीवन, और लोगोस से मतलब है स्टडी, यानी अध्ययन। ठीक है। और बायोलॉजी को जीव विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसमें ये देखो, सजीवों से मतलब है पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है। इसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि जो जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है। इसके बाद में जो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क व ट्रेविरेनस। ठीक है। और जो जीव विज्ञान है इसकी दो शाखाएं होती हैं। तो दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? जैसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, और जो सेकंड है जूलॉजी या प्राणी विज्ञान। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं, तो जो फर्स्ट है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। बॉटनी या वनस्पति विज्ञान से मतलब है कि इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस
फ्रेस्टस, ठीक है। और जो सेकंड शाखा है वह जूलॉजी, जूलॉजी या प्राणी विज्ञान, ठीक है। तो जूलॉजी या प्राणी विज्ञान से मतलब है कि इसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन, ठीक है। और जो जूलॉजी या प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बायोलॉजी विषय के बारे में, इनके बेसिक्स हैं, तो इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अपन ने बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स अभी पढ़े हैं और अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं जीव जगत। और आप भी नोट्स साथ में ही बनाते रहिए ताकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर जीव जगत। जैसा कि चैप्टर जीव जगत है इसमें लिखा जीव, तो जीव से मतलब है कि कोई प्राणी है वो सजीव है या फिर निर्जीव है। जैसे वाइट बोर्ड है, ये सजीव है या फिर निर्जीव है? तो वाइट बोर्ड निर्जीव है। अगर अपन बात करें अपने बारे में तो अपन सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं? अपन सजीव प्राणी हैं। तो इस प्रकार अपने को कुछ लक्षणों के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं जीवों के लक्षण। जीवों के लक्षण, तो जो जीवों के लक्षण हैं उनमें जो सबसे फर्स्ट है वह है वृद्धि, सेकंड है जनन, थर्ड है उपापचय, फोर्थ है कोशिका संगठन और फिफ्थ है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, तो ये जीवों के कुछ 5 लक्षण हैं। और सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे वृद्धि के बारे में। यह जो वृद्धि है यह सजीव और निर्जीव दोनों में पाई जाती है। सजीव व निर्जीव दोनों में पाई जाती है। तो यह वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में किस प्रकार से पाई जाती है, इसको अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। और इसमें अपन वृद्धि में यह भी अध्ययन करेंगे कि जो वृद्धि है इसमें द्विवीय युग्म की अभिलक्षण पाए जाते हैं। द्विवीय युग्म की अभिलक्षण, द्विवीय युग्म की अभिलक्षण से मतलब है जीवों के भार में वृद्धि व संख्या में वृद्धि। जीवों के भार में वृद्धि व संख्या में वृद्धि, ठीक है। तो जीवों के भार में वृद्धि व संख्या में वृद्धि से क्या मतलब, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे यह कोई कोशिका है जो किसी प्राणी के शरीर में उपस्थित है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, और यह मातृ कोशिका है, ठीक है। जब मातृ कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ अपन बात करें समसूत्री विभाजन के बारे में भी, तो समसूत्री विभाजन से मतलब होता है कि यह
कायिक कोशिकाओं में पाई जाती है और इसमें मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, और ये दोनों पुत्री कोशिकाएं हैं। अब यदि इन पुत्री कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन हो तो उस कंडीशन में भी 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा और इससे भी 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मातृ कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ? 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक मातृ कोशिका से 6 नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी प्राणी के शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और नई कोशिकाओं के निर्माण से जीवों के भार में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। ठीक है, और अपन बात करें प्राणियों के बारे में तो प्राणियों में वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन विशिष्ट ऊतकों में यह वृद्धि उपस्थित रहती है। ठीक है, प्राणियों में कुछ आयु तक, लेकिन विशिष्ट ऊतकों में उपस्थित रहती है। ठीक है, और विशिष्ट ऊतकों से मतलब है जैसे एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, तो ये तो बात होगी पेड़ पौधे और प्राणियों में, लेकिन अपन बात करें निर्जीवों के बारे में तो निर्जीवों में भी वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, यानी निर्जीवों में भी वृद्धि पाई जाती है, जैसे पर्वत, गोलासन, रेत के टीले। ठीक, तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं कि निर्जीवों में वृद्धि किस प्रकार से पाई जाती है। तो जैसे यह कोई पर्वत है, यह कोई पर्वत का डायग्राम है और पर्वत की सतह पर विभिन्न पदार्थ आकर जमा हो जाते हैं, यानी इसकी सतह पर यहाँ पर विभिन्न पदार्थ आके जमा हो गए। तो इस कंडीशन में इस पर्वत के आकार में वृद्धि हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वृद्धि है यह विभिन्न पदार्थों के जमा होने के कारण हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वृद्धि निर्जीवों में भी उपस्थित रहती है। ठीक है, यहाँ तक। तो वृद्धि सजीवों में भी उपस्थित होती है और निर्जीवों में भी उपस्थित होती है। तो क्या वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण है? वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं होता है, क्योंकि यह सजीव और निर्जीव दोनों में पाई जाती है। इसलिए वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो जीवों के लक्षण में अपने सबसे पहले अध्ययन किया है वृद्धि के बारे में, और जो सेकंड लक्षण है वह है जनन। जनन से मतलब है कि यह सजीवों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें
प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों का निर्माण करता है। यह सजीवों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों का निर्माण करता है। ठीक है। और जो जनन है वह 3 प्रकार से होता है। यह 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो फर्स्ट है कायिक जनन, कायिक जनन। और जो सेकंड है वह है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और जो थर्ड है वह है लैंगिक जनन। ठीक है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन, कायिक जनन से मतलब है कि ऐसा जनन जिसमें पौधों का पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से होता है। ठीक है। यानी ऐसा जनन जिसमें पौधों का पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग से होता है। कायिक जनन है यह 2 प्रकार से होता है। यह 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट है मुकुलन और सेकंड है विखंडन। तो सबसे पहले अपन मुकुलन के बारे में अध्ययन करते हैं। मुकुलन यानी कि कोशिका से एक उभार नुमा रचना निकलती है जो परिपक्व होकर मातृ कोशिका से अलग हो जाती है। कोशिका से एक उभारनुमा रचना निकलती है जो परिपक्व होकर मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और नए प्राणी का निर्माण करती है। और नए प्राणी का निर्माण करती है। ठीक है। और मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है वह यीस्ट और हाइड्रा में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? यीस्ट और हाइड्रा में। अब अपन मुकुलन की प्रक्रिया को डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हाइड्रा
ये हाइड्रा प्राणी का शरीर है और इससे एक उभारनुमा रचना निकलती है। ये उभारनुमा रचना निकलती है और इस रचना को कलिका कहते हैं। उभारनुमा है, ठीक है। और यह जो उभारनुमा रचना है यह परिपक्व होती है जैसे सबसे पहले यहाँ तो उभारनुमा रचना का निर्माण हुआ, इसके बाद यह परिपक्व अवस्था को प्राप्त होती है। परिपक्व अवस्था, और यह परिपक्व होने के बाद हाइड्रा के शरीर से अलग हो जाती है। और यह हाइड्रा के शरीर से अलग हो जाती है और नए हाइड्रा प्राणी का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। मोकुलन के बाद में जो सेकंड मेथड है वह है विखंडन। और विखंडन से मतलब है कि कोशिका पहले आकार में वृद्धि करती है और फिर उसमें संकुचन व अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कोशिका पहले आकार में वृद्धि करती है, फिर संकुचन व अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है। और विखंडन की प्रक्रिया किस किस में पाई जाती है, इसके कौन से उदाहरण हैं, तो अपन देखें उदाहरण कवक, तंतुमय शैवाल और मौस का प्रथम तंतु। ठीक है। अब इसे अपन डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे यह तंतुमय शैवाल की कोई कोशिका है, यह पहले आकार में वृद्धि कर रही है। आकार में वृद्धि होने के बाद इसमें संकुचन होगा और यहाँ केंद्रक में भी विभाजन हो गया। इसमें संकुचन होने के बाद अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। और इन नई कोशिकाओं से पूरे प्राणी शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अपन ने सबसे पहले जनन में कायिक जनन के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद अपन अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से मतलब है कि एक जनक से नए जीवों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मक संलयन से होता है। यानी एक जनक से नए जीवों का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन
से होता है। ठीक है। और अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वह कवकों में उपस्थित होती है और प्लेनेरिया में पाई जाती है। यह है कि अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है, जैसे कवकों में बीजाणुओं का गुणन कवकों में बीजाणुओं का जो गुणन होता है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है। और इससे लाखों बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कवकों में संपन्न होती है। और जो सेकंड है वह है प्लेनेरियम में पाई जाती है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन का अर्थ है यदि किसी प्राणी को कई भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नए प्राणी शरीर का निर्माण कर लेता है। यानी यदि किसी प्राणी शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नए प्राणी शरीर का निर्माण कर लेता है। ठीक है। और यह पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की प्रक्रिया प्लेनेरिया में पाई जाती है। प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को चपटाकृमि भी कहते हैं। चपटाकृमि भी कहते हैं। और यह प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थिस संघ का प्राणी होता है। प्लेटीहेलमिन्थिस संघ का प्राणी होता है। तो अपन पुनरुद्भवन या पुनर्जनन को डायग्राम से समझते हैं। जैसे यह प्लेनेरिया है, इसको यहाँ से कट करते हैं तो यह 3 भागों में विभाजित होता है। और यह जो तीनों भाग, इनसे नए प्लेनेरिया के शरीर का निर्माण होता है। इससे इसका निर्माण हुआ और इससे इसका निर्माण हुआ। यानी कि एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया प्राणी शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो जनन के बारे में अपन ने कायिक जनन के बारे में पढ़ लिया और अलैंगिक जनन के बारे में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है। इसके बाद अपन लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन से मतलब है नर व मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज व
संतति निर्माण की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज व संतति निर्माण की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह लैंगिक जनन जैसे मनुष्य में उपस्थित होता है और पेड़ पौधों में। ठीक है, और जैसे इसको अपन समझते हैं, जैसे यह नर है, यह मादा प्राणी है, और नर से नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा प्राणी से मादा युग्मक का। ठीक है, जब नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो इससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, और युग्मनज से संतति का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनमें जनन एब्सेंट होता है, जैसे कुछ प्राणियों में जनन अनुपस्थित होता है, जैसे खच्चर, बंधे कामगार, मधुमक्खी और अनुर्वर मानव युगल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब अपन ने जनन को जो टाइप्स थे इनको पढ़ने के बाद यह समझते हैं कि जो जनन है क्या यह एक विशिष्ट लक्षण है। तो अपन ने अभी पढ़ा है कि जनन कुछ प्राणियों में एब्सेंट होता है। इसका मतलब जनन एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। अतः जनन एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। और आप भी साथ में नोट्स बनाते रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।